सन 1900 की एक उमस भरी दोपहर थी। नाइजीरिया के घने जंगलों में आकाश पर काले बादल छाए थे और जमीन पर आदिवासी ढोलों की गूंज गूंज रही थी। इग्बो लोगों के सबसे प्रभावशाली समुदाय आरो की पवित्र सभा चल रही थी। उनके मुखिया ओकोन ने आसमान की ओर देखा और कहा, तूफान आने वाला है और हमें उसकी तैयारी करनी होगी। आरो कोई साधारण कबीला नहीं था। ये वो लोग थे जिनकी जड़ें धर्म, व्यापार और राजनीति में गहराई तक फैली थी। उनका आध्यात्मिक केंद्र इब्नी उकीपी देवी थी, जिसके माध्यम से वे पूरे पूर्वी नाइजीरिया पर प्रभाव डालते थे। पुजारी, व्यापारी और योद्धा, इन तीनों ही रूपों में इनका वर्चस्व था। वहीं दूसरी ओर लंदन के दफ्तरों में ब्रिटिश साम्राज्य की आंखें इस शक्ति को घूर रही थी। उन्हें आरो के प्रभाव में खतरा नजर आ रहा था। ब्रिटिशों को पूरा यकीन था कि जब तक आरो कबीला जीवित है, तब तक पूरा नाइजीरिया उनके अधीन नहीं हो सकता। ब्रिटिश अधिकारी रॉल्फ मूर ने एक योजना बनाई। वे सीधे हमला नहीं करना चाहते थे, बल्कि एक बहाना ढूंढ रहे थे। तभी एक मिशनरी पर हमला हुआ और उन्होंने आरोप आरो कबीले पर लगा दिया। अब उन्हें कार्रवाई का कारण मिल गया था। दिसंबर 1901 में ब्रिटिशों ने आरो फील्ड फोर्स नाम से एक सैन्य टुकड़ी बनाई। उसमें सैकड़ों अफ्रीकी सैनिक और दर्जनों ब्रिटिश अधिकारी शामिल थे। उनका पहला निशाना था ओकीगवी, आरो की आत्मा। इधर ओकोन को इस योजना का अंदेशा हो चुका था। उन्होंने आसपास के सभी जनजातीय नेताओं को संदेश भेजा और कहा, ये हमला केवल आरो पर नहीं है, ये हमारी आत्मा पर है। अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो कल कोई नहीं बचेगा। कई योद्धा जंगलों से निकलकर ओकोन की पवित्र सभा में पहुंचे। उनके पास बंदूकें नहीं थी, लेकिन विश्वास था। ओकोन ने उन्हें एक ही बात कही, हम लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। पहला हमला रात के अंधेरे में हुआ। आरो योद्धाओं ने अचानक ब्रिटिश कैंप पर धावा बोल दिया। ढोल की थाप, सीटी की आवाज और अंधेरे में चमकते भालों ने ब्रिटिशों को चौंका दिया। वे लड़खड़ाए, लेकिन उनकी बंदूकें आग उगलने लगी थी। युद्ध जंगलों में फैल गया था। रास्ते जाल बन गए थे। नदियों में तीर छिपे थे और पेड़ों के पीछे योद्धा छिपे थे। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन ब्रिटिशों के पास तकनीक थी, रणनीति थी और सबसे खतरनाक चीज थी, फूट डालो और राज करो। ब्रिटिश अधिकारियों ने आसपास की कमजोर जनजातियों को तोहफे, डर और वादों से अपने पक्ष में कर लिया। आरो की घेराबंदी तेज होने लगी थी। कुछ साथी कबीले पीछे हट चुके थे। फिर भी ओकोन डिगे नहीं। उन्होंने अपने सबसे वफादार योद्धाओं के साथ एक और रणनीति बनाई। वो थी अंतिम प्रतिरोध की रणनीति। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये एक जीवन मरण का खेल था। जनवरी 1902 की एक सुबह ब्रिटिशों ने ओकीगवी पर अंतिम धावा बोला। उनके साथ तोपें थी, जलती मशालें थी और बंदूकें थीं। आरो गांव में आग लगा दी गई, मंदिर तोड़े गए और पूजा की घंटियां हमेशा के लिए चुप करा दी गई। ओकुन ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वज देख रहे हैं, उन्हें शर्मिंदा ना करो। आखिरी बार आरू योद्धा जान की बाजी लगाकर लड़े। उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ क्रोध था। लेकिन युद्ध की भाषा बारूद बोलती है, और जब बंदूकों के सामने भाले खड़े होते हैं तो बलिदान होता है। एक एक करके आरो योद्धा धरती पर गिरते गए। फरवरी 1902 में ब्रिटिशों ने घोषणा कर दी, आरो कॉन्फेडरेसी समाप्त हो चुका है। ओकोन को बंदी बना लिया गया। उनकी आंखों में अब भी आग थी। उन्होंने अंग्रेज अफसर से कहा, तुम हमारे शरीर को झुका सकते हो, आत्मा को नहीं। ओकोन को कोई सजा नहीं दी गई, लेकिन उनका कबीला उजाड़ दिया गया था। उनकी संस्कृति को मिटा दिया गया। ईसाई मिशनरी स्कूल खोल दिए गए
और धीरे-धीरे एक सभ्यता इतिहास में धुंधली पड़ने लगी। लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने खुद माना, आरो जैसे योद्धा हमने कभी नहीं देखे। उनके साहस और संगठन ने हमें हिलाकर रख दिया। आज भी नाइजीरिया के कुछ गांवों में ओकोन की कहानियां सुनाई जाती हैं। कुछ गीत जो दादी और नानी गाती हैं, उन्हीं बलिदानों को याद करते हुए। आरो एंग्लो वॉर केवल एक भूला हुआ संघर्ष नहीं था। यह उस समय की कहानी है जब संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान ने साम्राज्यवाद को चुनौती दी। ओकोन का यह संदेश आज भी हवा में गूंजता है। जब तक आत्मा जीवित है, तब तक कोई हमें नहीं जीत सकता। और इसलिए जब हम आज अफ्रीकी आज़ादी की बात करते हैं, तो उसकी पहली चिंगारी वहीं से उठी थी, जंगलों में, ढोल की थापों में और आरो की आत्मा से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून गाइस फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।